रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में नोएडा का नाम देश भर में पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खलीफा सुखवीर पहलवान जी की। उन्होंने बचपन में कुश्तियों को किस तरीके से सीखा, गढ़ा और आज वो नए नए पहलवान कुश्ती के क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी स्टूडियो में सुखवीर जी का स्वागत करता हूं। सुखवीर जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सुखवीर जी ये बताइए, धन्यवाद। सुखवीर जी ये बताइए कि ये जो कुश्ती का शौक है ये आपका परंपरागत घर से मिली है विरासत में, या आपको जीवन में कोई ऐसा गुरु मिला जिसने आपको ये कुश्ती की विधा दी? देखो जी विनोद जी, हमारे गांव सरफाबाद में ये 250 साल पुरानी परंपरा है। 250 पौने 300 साल हमारे गांव को, सरफाबाद गांव को बसे हुए हो गए। और हमारा एक ही प्रिय खेल है जी, और वो है कुश्ती। हमारे गांव में ढेरों पहलवान जी, पुराने समय में भी नेशनल, इंटरनेशनल, एशिया के लेवल पर यूपी केसरी, बाहर से मेडल लेने वाले अनेकों पहलवान है जी हमारे गांव में। और निश्चित तौर पर ये हमारे गांव के लिए पुरानी परंपरा है। आप इसको कुछ भी कह लो, खेल के नाम पर हमारे पास में सिर्फ कुश्ती है और बस हम कुश्ती ही कराते हैं, कुश्ती ही करते हैं। और खेल के नाम पर हमारे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है जी जी जी। कान पकड़ा बच्चे का खेल के लिए कुश्ती में, चल भाई कुश्ती में, चल भाई कुश्ती में। प्रतिभा दूसरी हो सकती है बच्चे में, हाँ, परंतु हमारा सारा का सारा ध्यान, क्योंकि और हमारे पास में कोई पॉइंट अभी तक नहीं है। जी जी जी। और सिर्फ कुश्ती, और हम कुश्ती कराते हैं और कुश्ती करते हैं। ये हमारी परंपरा का एक निर्वहन करते हैं। जो हमें संस्कारों की सौगात में जो मिली है जी, वो कुश्ती ही मिली है और कुश्ती के लिए जीते हैं, कुश्ती ही करते हैं और कुश्ती ही बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, आपने बचपन में सबसे पहले कुश्ती लड़ी और देखी कब, ताकि आपको प्रेरणा मिली हो? और गांव में कौन ऐसा शख्स है या अपने परिवार में कौन ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आप कुश्ती के क्षेत्र में आए? जी, मैं कहता हूँ कि हम चारों तरफ पहलवानों से घिरे पड़े हैं। हाँ, मेरे गुरु मलखान पहलवान जो नेशनल चैंपियन है जी, आर्मी में सूबेदार मेजर, मैं भी आर्मी में उन्हीं के माध्यम से गया और कुश्ती के लिए ही गया। मैंने भी वहाँ कुश्ती ही करी जी। और आने के बाद में 2003 में मैं आर्मी से रिटायर हुआ। तो उसके बाद मैं भी कुश्ती करा रहा हूँ। तो दयानंद अखाड़े की स्थापना आपने 2003 में की थी या उससे पहले चल रहा था? 2003 में करी थी मैंने। अच्छा। और 2003 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैं जो मुझे पैसे मिले उस पैसे से मैं एक गद्दा लेकर आया जिससे इंटरनेशनल लेवल पर गांव में कुश्ती कराई जा सके। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी गद्दे पे हम कुश्ती करा रहे हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो है अच्छे स्पोर्ट्समैन बन चुके हैं और उसी माध्यम से मानवता का भी हमें एक संदेश, जी, बच्चों को सुधारने का संदेश, हम इसी से शुरुआत करते हैं। इसी पे हमारी कुश्ती पे ही हमारा जो सब कुछ चलता है जी। दिनचर्या क्या होती है जब आप अखाड़ा शुरू करते हैं? तो दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। और साथ में ये भी जरूरी बताना है कि जो एक पहलवान होता है उसकी खुराक क्या होनी चाहिए? देखो जी, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, हाँ, पूरी तरह से पसीना बहाते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारे 8 बच्चे गौतम बुद्ध नगर में हमारे पहला स्थान प्राप्त करा है। कल की बात है, आज के सभी अखबारों में आया है। जी जी, हाँ जी। तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पूरी तरह पसीना बहाते हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद में थोड़ा वार्मिंग अप करते हैं और फिर कभी सप्ताह में 1-2 दिन लंबी दौड़ मारते हैं, इसको क्रॉस कंट्री बोलते हैं। बाकी समय हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ मारकर आके और फिर पीटी करते हैं। पीटी करने के बाद में सिर्फ वही कुश्ती की टेक्निक और कुश्ती करते हैं जी। ऐसे ही शाम के समय
सुबह हम पीटी करेंगे और टेक्निक करेंगे, शाम के समय फिर हम पूरी तरह कुश्ती करते हैं। कुश्ती का ये अभ्यास करते हैं, गर्म होंगे, अपने गद्दे पे रहेंगे शाम के समय, और गद्दे पे ही हम जो है वार्मिंग करके उनको, बच्चों को पसीना निकाल कर फिर उनसे कुश्ती कराते हैं शाम के समय। और रही बात डाइट की जी, आज के समय में डाइट में बहुत बड़ा बदलाव आया है और दूसरी चीजें चल निकली है, परंतु बचाव की पूरी कोशिश रहती है। कहीं इंजेक्शन, कहीं दूसरे जो है प्रोटीन वगैरह, कहीं इस तरह की चीजें चल निकली है जिससे बच्चों को नुकसान होता है। मैं कहता हूँ कि जो नेचुरल चीजें हैं, जो घी, दूध, बादाम, फ्रूट आदि जो है, इनसे बेहतर हमको डाइट मिलती है। और हमने तो यही खाया है। हमारे जो आज तक जो भी नेशनल या इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं, उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल करा है। परंतु ये बहुत बड़ी एक वो है, त्रासदी कहूँ, मैं क्या बोलूँ इसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह बच्चे, खिलाड़ी जो है, ये जो इंजेक्शन या टेबलेट या दूसरी चीजें जो है, प्रोटीन वगैरह इस तरह के ले रहे हैं, दूसरी जो है जो बच्चे के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने इतने दिन से अब तक 2002-03 से शुरू किया है और अब 2023 मतलब 20 साल ही हो जाएंगे अब अगले साल। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आए होंगे आपके पास जिनके पेरेंट्स ने आप पर भरोसा जताया और उसके बाद आपने उनको मंजिल पकड़ा दी, मतलब वो लक्ष्य जो हासिल किया बचपन में, मतलब तय किया था, वो पहुंचाने में आपने मदद की, तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी। ऐसे एक दो एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें आपने अपने अखाड़े से बच्चों को उस मंजिल तक पहुंचाया। मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी का एक कर्तव्य होता है जी। ये एक बड़ी खुशकिस्मती होती है। वो आदमी बड़ा सौभाग्यशाली होता है जहाँ उसको कोई जिम्मेदारी मिल जाए और हम जिम्मेदारी का सही रूप में निर्वहन कर सकें जी। कुश्ती के रूप में जो हमें जिम्मेदारी लोगों से मिली, सच्चाई के तौर पर हमने इंसान पहले बनाए और पहलवान बाद में बनाए जी। हमारे पहलवान आज भी समाज के काम आते हैं। कभी व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई एक रिपोर्ट भी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बस समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होते हैं। हम तैयार पहलवान करते हैं, परंतु हम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रखते हैं बच्चों को। अपने शहीदों के बारे में बताते हैं जी। अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं, अपने ऋषि मुनियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि आदमी की वास्तविक उन्नति स्वयं से होती है। बिल्कुल हाँ। स्वयं लोके लब्धि कीर्ति परत स्वागति, स्वयं बाहु बलवासी की भी जीवती मानव बोलता है, जो आदमी अपनी बाजुओं पर भरोसा करके जीता है वह इस लोक में कीर्ति को प्राप्त होता है, परत स्वागति, और परलोक में वो शुभ गति को प्राप्त होता है। तो क्योंकि उसमें हमारे संस्कृत में भी ऐसे ही, हमारे शास्त्रों में ऐसे ही बोला है, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीतम विद्युत जानाय दानाय च रक्षणाय। एक दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य की विद्या विवाद के लिए होती है, धन उसका घमंड के लिए होता है, और ताकत बल उसके दूसरों को दुखी करने के लिए होती है। वही जो सज्जन स्वभाव के वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन उनका दान के लिए होता है, और बल उनकी दूसरों की रक्षा के लिए होता है जी। तो स्वभाव से बड़ा अंतर पड़ता है जी। मैं निश्चित तौर पर एक ही बात बोलता हूँ, भैया पहलवान बनना या नहीं बनना वो बात की बात है, पर इंसान जरूर बनना जी। और मैं अपने गांव पे इस बात को लेकर फक्र करता हूँ। मैंने आज लिखा भी है, आप मेरी फेसबुक पे देखोगे कि सर्फाबाद में खाबा, मैंने ऐसे लिख दिया, सर्फाबाद में त्यागबा, बिल्कुल सर्फाबाद में कुश्ती बा, सर्फाबाद में एकता बा जी, और सर्फाबाद में समाज के साथ मिलकर लड़ने की सामर्थ्य है। तो क्योंकि जब आप कुश्ती करते हैं जी या कोई भी खिलाड़ी है तो उसमें एक क्षमता पैदा होती है कि वो लड़ भी पड़ता है, और लड़ने के बाद भी वो एक रहने की ताकत आ जाती है, उसमें एक रहने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। यही त्याग भाव, यही सहनशीलता, यही सारी चीजें जो है विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी जब हम एकता के स्वरूप को बनाए रखते हैं, आपसी प्यार को बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे यही चीजें जो है पैदा हो जाती हैं। और मैं कहता हूँ कुश्ती ने वास्तव में बहुत कुछ दिया है।
आज सारा गांव एकता के स्वर में बोलता है। हमारे बच्चे होड़ीले बच्चे हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे को ताकतवर देख के वो भी ताकतवर बनना चाहते हैं, समाज के काम आना चाहते हैं। और उद्देश्य क्या है सबका? एक अच्छे नागरिक तैयार करना। तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छी बुद्धि निवास करती है। ये तो हमारे शास्त्रों का कथन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर तो कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो बच्चे आपके बच्चे जो मेडल जीत के आए हों और आपने देखा हो उनके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। उस समय का जो अनुभव जो आपने महसूस किया है उसको भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। एक आध दो ऐसा केस। मैं कह सकता हूँ, मेरा एक लड़का है सुबोध पहलवान। हाँ हाँ। और वो एशिया में गोल्ड मेडल जीत के आया जी। उसके पिताजी भी हमको सिखाते थे सूबे पहलवान। और उसके बड़े भाई मनोज पहलवान, उसके चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, उसके जो आदेश पहलवान, ये सब नेशनल लेवल के पहलवान। और जब वो बाहर से मेडल डाल कर आया तो मैं कह सकता हूँ उस समय ऐसा फील हो रहा था। क्या मतलब ऐसा हो रहा था, सर्व हमारे शास्त्रों में है, सर्व समाज निच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजयम। आदमी सबसे जीतने की इच्छा करे परंतु अपने पुत्र से हारने की इच्छा करे। अपना बालक कितना ऊंचा हो जाए ताकि मैं नीचे हो जाऊं। एक गुरु की भी, एक माँ बाप की भी यही कामना होती है। और निश्चित तौर पर मैंने उनके आंखों में उस दिन आंसू देखे थे। उनका यही कथन था कि हमारी बड़ी तमन्ना थी कि बाहर से कम मेडल आएगा और आज हमारे परिवार में से हमारा बच्चा मेडल लेकर आया। तो खुशी के आंसू मैंने उस समय छलकते देखे थे। सब कोई खुद सुकून होता है जब उपलब्धि आती है अखाड़े की, गांव की, समाज की, राष्ट्र की उपलब्धि आती है। तो जो भी जितना जितना अपना प्रसन्न होता है वो सभी गौरवान्वित होते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं, कई बच्चे हमारे पास में आते हैं समझो जो अपना खर्चा नहीं चला पाते और आज वो मेडल डाल रहे हैं। एक दूसरे की सेवा करते हैं, बादाम रगड़ दिए, दूसरे काम कर दिए और उन्हीं के साथ खाना खा लेते हैं और वो मेडल भी डाल रहे हैं। एक कश्यप समाज का है, बसे गांव का है बेचारा, उसके घर द्वार कुछ भी नहीं है, अखाड़े में रहता है, अब उसका मेडल आया है, पहले भी उसका मेडल आया है। कई बच्चे हैं। तो जरूरत है समाज में लोगों को जो ऐसे हैं, धन में बड़े हैं, वो सहयोग कर सकते हैं, उनको गोद ले सकते हैं। कंपनी अभी नोएडा में, मैं वही कह रहा था कि नोएडा जैसी चमक धमक के बीच आज भी बच्चे जो है पसीना बहाते हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर सबको फक्र है, हमें भी फक्र है होता है इस तरह से। अच्छा, जैसे आपने जब शुरू में कुश्तियां सीखी होंगी जब स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में, और आज जो कुश्तियों का स्वरूप कितना बदल गया है? मैं कह सकता हूँ कि उस समय कुश्ती खड़ी खड़ी लड़ते थे। हाँ। और खड़े खड़े दाव लगाते थे। और खड़े दाव लगाने में हमारे जो है बनारस के पहलवान बहुत प्रसिद्ध होते थे। अच्छा। वो खड़े दाव बड़े बड़े ढाक मार दी, धोबी मार दी, निकाल मार दी, वो बहुत दाव लगाते थे। परंतु आज के स्वरूप में कुश्ती इतनी नीची हो गई है, इतनी नीची कुश्ती लड़ते हैं बच्चे। पोजीशन पोजीशन पोजीशन, हम क्या है पोजीशन बनाने पर जोर देते हैं। जिसकी पोजीशन ठीक है, जहाँ से बेहतरीन बैलेंस बनता हो, आपको कुश्ती के दौरान कितनी भी विपरीत परिस्थितियां है, आप अपनी पोजीशन को मत छोड़ना। दूसरा आपकी पोजीशन खराब करता है, जब वो टेक्निक मारता है दूसरा पहलवान तो आपको परेशान करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको अपनी पोजीशन से हिलाता है, इधर उधर हिलाता है। और जैसे ही आप डिस्टर्ब हुए, जैसे ही आप अपनी पोजीशन से बाहर हुए, जैसे इतना वो काम कर देता है। तो कुश्ती आज के स्वरूप में बड़ी नीची हो गई है। पहले मिट्टी में लड़ते थे और कुश्ती में तेजी भी आई है। पहले घंटों कुश्ती लड़ते थे, आज 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। उसी में जो है पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरी आपको अपनी टेक्निक का जो है उसी थोड़े समय में ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत बदलाव है। कुश्ती पहले गद्दे में नहीं होती थी, आज गद्दे तो होती है। मिट्टी में, पहले हमारे यहाँ मिट्टी में होती है, हमने तो शुरुआत मिट्टी से करी थी। और मैं कहता हूँ मिट्टी का भी एक अपना महत्व है। जी। और मिट्टी की वो भीनी भीनी सुगंध हमारे जहन में आनी चाहिए। इससे अपनी मातृभूमि, अपनी उसकी जो है प्रति हम जो है समर्पण भाव रखते हैं, उसको हम पूजते भी थे। अखाड़े में जब जाते हैं
तो उसको पहले हम चुचकारते हैं, मट्टी को माथे से लगाते हैं, तो एक भाव पैदा होता है, माँ बेटा जैसा एक भाव पैदा होता है। अच्छा, जैसे अभी मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, एशियाई खेल हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक हो, सब में हमारे पहलवान मेडल लेके आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या, इंटरनेशनल लेवल के जो मानक हैं उनका हमारे यहाँ देश में उनका पालन करना, उनकी प्रैक्टिस कराना, या क्या उसके कारण क्या रहे हैं? देखो मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आग जला दो 100 मीटर दूर जी, तो आपको ताप नहीं लगेगा उसका। जितनी आग नजदीक होगी उतना ही ताप आपको अच्छा लगेगा। उसमें आप में जागृति आएगी। और मैं कह सकता हूँ, जब से 1-2 मेडल हमारे ओलंपिक में आए हैं, तब से बच्चों में बड़ा जुनून जागा है कि भी हम भी ओलंपिक में मेडल डाल सकते हैं। पहले ये धारणा होती थी, हमने कहते सुना था पहलवानों को कि भाई हमारे बाहर का टूर है, बाहर का टूर करने जाते थे पहलवान। अक्सर हमने ये बोलते देते थे, भाई बाहर के क्या टूर है, इतने टूर है। मेडल नहीं बताते थे, वो सिर्फ कहते थे भाई बाहर के मेरे टूर है भाई। तो आज जो है बच्चा जब जाता है तो इस धारणा के साथ जाता है कि मुझे जो है मेडल लेना है। और हमारे यहाँ कुश्ती होती है हर साल, जो ये जो होती है अभी ये कराते हैं, तो इनमें काफी विदेशों के पहलवान जो ओलंपिक में, एशियाड में जो है जो मेडल डाले हुए हैं, हमारे बच्चों ने हरा दिया ऐसे ही। तो उनका क्या है, बड़ी बात क्या है, आपका लेवल, आपकी जो है आत्मा का लेवल जो है, आपकी विश्वास का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। क्योंकि जब हमारे पास, हम में भी ये विश्वास हो गया, पहले विश्वास ही नहीं था, अब हमें विश्वास हो गया, हम मेडल डाल सकते हैं, तो बच्चे डाल लगे हैं। विश्वास की बात है बस। आप विश्वास करिए, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आप मन से तैयार हो जाइए, ये समझो आधा काम हो गया। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे हैं और मन की जीते जीत। तो मन अब हमारा मजबूत है, और निश्चित तौर पर अगर थोड़ी सरकारें ध्यान दें, बिल्कुल हरियाणा सरकार ध्यान देती है, तो मैक्सिमम मेडल वहीं आते हैं जी। वहाँ स्पोर्ट के अलग अलग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहाँ तैयार होती है छोटी छोटी प्रतिभाएं। भगवान हमारे नेताओं में भी, हमारी सरकारों में भी ऐसी सद्बुद्धि आए, और वे भी एक ऐसे बच्चे, हष्ट पुष्ट बच्चे, मेडल लाते हुए बच्चे देशों में, हमारा भी नाम हो उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूँ, और इस सवाल के जरिए मुझे उम्मीद है कि इसका आने वाले दिनों में असर दिखाई देगा। सवाल ये है कि नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना अथॉरिटी, तीनों एक बड़ी अथॉरिटी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तीनों अथॉरिटी को सरकार, प्रदेश या केंद्र कोई मदद नहीं करती है। लेकिन तीनों अथॉरिटी मिलकर चाहें तो नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना क्षेत्र में कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के पहलवानों को गोद लेने का काम कर सकती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से आप जो भी सुझाव देना चाहें? जी। निश्चित तौर पर आपका बड़ा प्रश्न है, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। ऐसे माहौल में जहाँ आपको प्रतिभाएं तैरती मिल रही हो, वहाँ से सिर्फ आपको उठाना है, और उठा के कुछ चंद बच्चों को गोद लो। मैं कह रहा हूँ, यहाँ के बच्चे आपको बहुत कुछ, आपका विश्व में नाम कर सकते हैं नोएडा का जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे गांव में स्टेडियम बन रहा है, अभी तक 10 साल हो गए हैं जी जी। बसपा सरकार में कहीं जो उसकी शुरुआत हुई थी, और उसको जो है 10 साल हो गए जी। अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है। कहते हैं हाँ जी, काम चल रहा है, काम चल रहा है, कब तक बनेगा देखो जी। और मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारे जो किसानों की जो धरना चला था, उसमें एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसा स्टेडियम, एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे गेम होते हो, जिसमें कबड्डी भी होती हो, कुश्ती भी होती हो, इसमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, इसमें सारे एथलेटिक, इसमें जो है बॉक्सिंग, सारे होते हो। तो इन्होंने हमारी बात को माना है, और देखो अब ये बोर्ड मीटिंग में इस चीज को ले आए, तो ये हमारे लिए एक बहुत दूरगामी, एक दूर तक जो है मार करने वाला, एक बच्चों को, अच्छे बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक अच्छा एक मंच मिल सकता है। और निश्चित तौर पर तीनों ही अथॉरिटी को, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उनको अपने बजट में खेल का हिस्सा रखना चाहिए, ताकि जो बजट का हिस्सा खेल पर खर्च हो।
है खेल का, परंतु वो क्या है, बात तो सदुपयोग की है। खेल का बजट है इनके पास में, आप पता करोगे खेल का बजट है, पर बात सिर्फ सदुपयोग की है। उसका सदुपयोग कैसे हो? जी वो ऐसे विचारों में चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसका कोई बिल्कुल सदुपयोग नहीं है, और बस यही चीज है बस। बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की, और कुश्ती के बारे में जो आपका समर्पण है वो हम लोग हमेशा सम्मान के रूप में इस नोएडा शहर का एक उपहार है, और आपने अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी। जी विनोद जी, आपका भी निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।